दोस्तों नमस्कार, इंडिया मिड टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। ओबीसी मोर्चा द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर ओबीसी मोर्चे का एक सम्मेलन रखा गया अरोड़ा वंश धर्मशाला राइस नगर। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो। यहां भाजपा के नोखा से विधायक बिहारी लाल जी पहुंचे हैं और स्थानीय विधायक बलवीर जी लुथरा और दिग्गज नेता मोहनलाल जी वेदी वो भी इस सभा में पहुंचे। यहाँ जिलाध्यक्ष एसटी मोर्चे के तारूराम जी भील वो भी मौजूद हैं। बलवीर जी लुथरा ने बिहारी लाल जी का भारी स्वागत किया और लक्ष्मी की पूजन कर और सभा को संबोधन भी किया, जिसमें नारा लगाया गया कि ओबीसी मोर्चा द्वारा गांव गांव चलो घर घर चलो, ये नारा दिया गया। भारी संख्या में ओबीसी मोर्चे के मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। बिहारी लाल जी ने बड़ी बड़ी बातें कही कि देश के प्रधानमंत्री की केंद्र में सरकार में 22 मंत्री होना हमारे को गर्व की बात है। हमें गर्व होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी मोर्चे का कितना ख्याल रखते हैं। बड़ी बातें कही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। एक दबंग आवाज़ बिहारी लाल जी विश्नोई नोखा के विधायक अपनी जुबानी बता रहे हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा कर और सभा को संबोधन करने के बाद बड़ी बड़ी बातें कही। उस संबोधन में आप इस वीडियो को अंत तक वंदे वंदे ओबीसी प्रतिनिधि सम्मेलन और दिन भी ऐसे महापुरुष की जयंती का, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, वो महात्मा जिसने 19वीं सदी में किस तरह के सामाजिक अंतर विरोध हुआ करते थे, हम कल्पना भी उस बात की नहीं कर सकते। तब शिक्षा की अलग जगाई थी, तब बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब महिला शिक्षा को लेकर आंदोलन किए थे। ऐसे महापुरुष को इस जन्म जयंती पर हम उनको नमन करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। पार्टी के निर्देश पे आज पूरे प्रदेश भर में, ये देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के शुभ अवसर पर ओबीसी मोर्चा एक अभियान लेके चल रहा है जो 6 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। और 6 तारीख का भी अपना महत्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस था। आज 11 अप्रैल है, महात्मा ज्योतिबा फुले का जयंती वर्ष है, जयंती का दिन है। और 14 अप्रैल सिंबल ऑफ नॉलेज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती दिवस है। तो ये ओबीसी मोर्चे की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कि घर घर तक जाना है, गांव गांव तक जाना है। इस अभियान को लेकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके लिए हमारे ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय मंदिराम जी स्वामी जी में बैठे हैं और धन्यवाद हमारे बीच में ओबीसी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी भूषण जी सोनी भी विराजे हैं और मोर्चे के प्रभारी के रूप में हमारे दूसरे संगठनकर्ता, हमारे मार्गदर्शक मोहन जी वेदी भी हमारे बीच हैं और आपके लाडले विधायक बलवीर लुथरा जी भी उपस्थित है। हमारे पूर्व विधायक लाडले आदरणीय लालचंद जी उपस्थित है। ओबीसी के हमारे नेता आदरणीय श्री स्वामी जी जो सहकारिता प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो उपस्थित है और आपके महामंत्री आदरणीय सुभाष साहब उपस्थित है। और अभी जिन्होंने जिक्र किया कि कुछ अर्सा पहले जो कांग्रेसी और कॉमरेडों से राड़ हुई, उसमें जो बराड़ साहब थे उनको वो भी उपस्थित है। और ये ऐसा सुंदर सम्मानित सदन उपस्थित है जो ओबीसी मोर्चे की ताकत है और ओबीसी मोर्चा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। आदरणीय बंधुओं, इस मोर्चे का महत्व भारतीय जनता पार्टी ने समझा या देश के प्रधानमंत्री ने समझा तो वो ऐसे ही नहीं समझा। ये ओबीसी मोर्चा वास्तव में
भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी अगर इसको कहा जाए तो प्रतिशोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाने में आज देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस मुकाम तक शुरुआत से आज तक की यात्रा में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो ओबीसी समाज का है। ओबीसी की हमारी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते हरामादस्ता बढ़ता गया और आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी पार्टी के तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और दुनिया के देश में दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र भाई मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और यूं कहें कि अगर दुनिया का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। ओबीसी समाज से आने वाला एक व्यक्ति एक छोटे से गुजरात के पढ़ने से गांव वहां से शुरुआत करके अपने जीवन को इतनी प्रमाणिकता से जीता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और आज उस मुकाम पर पहुंचा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम उस नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो दुनिया में भारत की बादशाह को साबित करने में लगा है, दुनिया में भारत माता के वैभव को स्थापित करने में लगा हुआ है और दुनिया में जो वैभव भारत माता का किसी जमाने में हुआ करता था उस पुराने दिनों की और भारत को लौटाने का काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा यूक्रेन की मंत्री जब भारत आई तो वो कहती है कि भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सही मायने में विश्व गुरु का ओहदा हासिल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा है और वो दृश्य भी देश और दुनिया भूली नहीं होगी, आप हम भी भूले नहीं होंगे जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू करते हैं और अपने छात्रों को वहां से निकालने के लिए युद्ध विराम की अपील करते हैं तो 24 घंटे के लिए दोनों देश गोलीबारी चलाना छोड़ देते हैं और जो तिरंगा लेके निकला उसका दोनों तरफ से सम्मान होता है, युद्ध विराम अपने आप हो जाता है और उस तिरंगे की छाया में कुछ पड़ोसी चांद सितारे वाले लोग भी तिरंगे की छाया में आके अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये है भारत की ताकत, बलबलते हुए भारत की ताकत और इसकी नींव में कोई है तो ये हमारा ओबीसी समाज है और पार्टी ने ओबीसी को मोर्चे का दर्जा दिया। किसी जमाने में प्रकोष्ठ हुआ करता था और आज मोर्चा है और मैं तो कहूँ कि ये नारा जो हम देते हैं मोर्चों में मोर्चा ओबीसी मोर्चा तो ये कहीं गलत नहीं है। ओबीसी मोर्चा आज हमारे देश की पार्टी की मुख्य नींव है, मुख्य धारा का हमारा मोर्चा है और सबसे आगे हरामादस्ते के रूप में ओबीसी मोर्चा रहता है। दुनिया का नेतृत्व करना हिंदुस्तान ने तय किया है और हमारे सशक्त नेतृत्व के बल पर यह संभव है और हमने दुनिया को बार बार ये दिखाया है। अभी आदरणीय लुथरा जी कह रहे थे हम विश्व गुरु विश्व विजेता बनने के विश्व गुरु और वसुदेव कुटुंब की बात करने वाले लोग हैं और दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश अगर किसी धरती ने दिया है, किसी देश ने दिया है, वसुदेव कुटुंब का उद्बोधन किसी ने किया है तो वो हिंदुस्तान है। ये हमारी संस्कृति से हमने सीखा है, हमारे संस्कारों से हमने सीखा है। किसी का आधिपत्य करना हमारा काम नहीं है, हमने तो दिलों को जीतने का काम किया है, हमने तो दिलों को जोड़ने का काम किया है। वो संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति रही। आदरणीय बंधुओं, हमारा देश आज सक्षम नेतृत्व में G20 का नेतृत्व अगर कोई कर रहा है 2023 में तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है और ये जो देश प्रस्ताव रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े संगठन जिन्होंने सारी दुनिया ने उस बात को माना कि G20 का नेतृत्व 2023 में भारत को मिला है। G20 की अहमियत आप जानते हैं कि जो G20 के 20 देश दुनिया की 85% ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, दुनिया की 85% इकोनॉमी को जो गवर्न करते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर जो देश है उस G20 का भी नेतृत्व कोई करता है तो भारत करता है। और हम जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, मोटा कपड़ा मोटा अनाज खाने वाले लोग हैं, दुनिया में उसको भी पहचान दिलाने का काम अगर कोई करता है तो वो भी नरेंद्र भाई मोदी है कि 2023 को देश ही नहीं दुनिया मिलेनियर के रूप में बना रही है। बाजरी घरों में होती थी, बाजरी को दुनिया में पहुंचाने वाले और बाजरी और मोटे अनाज का वर्ष मनाने वाले और नेतृत्व करने वाला कोई देश है तो मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है।
और इन सब के मूल में जिस महापुरुष की आप देखती हैं, उनको कौन भूल सकता है, उनके प्रयासों को कौन भूल सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में, आज गैर आखिरी के दिन 1827 में जन्म हुआ और 1827 मतलब 19वीं सदी का 19वीं सदी जवान हो गई थी। 19वीं सदी 27 वर्ष की हो गई थी। उस सदी में कितना जातीयता के प्रति आग्रह था, कितना जातीय द्वंद्व था, कितना आपस में मानव में भेद था और कितने दूरियां आपस में मानव में थी। ये अगला है, ये पिछड़ा है, ये उच्च वर्ग का है, ये नीच वर्ग का है, ये शूद्र है, ये वो है, ये वो है। वर्ण व्यवस्था का कितना बड़ा आग्रह उस दौर में था। ऐसे कठिन समय में जब इस परिवेश में सामाजिकता हमारे देश में इस तरह का द्वंद्व था और 19वीं सदी में विकास की बातें देश और दुनिया में हो रही थी, तो ऐसे अंतर्द्वंद के बीच में एक ऐसे व्यक्ति ने खड़े होने का काम किया जिनकी स्कूल इसलिए छूट गई, वो पिछड़े वर्ग के थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हुए स्कूल छूटने के बाद भी पुणे स्कूल में आए, अपनी शिक्षा की और बाल अवस्था में जिनका विवाह हो गया, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और 9 वर्ष की धर्मपत्नी सावित्री फुले उनके पीछे आई और महिला शिक्षा जब उस वक्त में शिक्षा थी तो कल्पना करना दूर था। हम पिछड़े वर्ग के लोग या पिछड़ी जाति के लोग सोच भी नहीं सकते कि शिक्षा उनके लिए बनी है। ऐसी सामाजिकता, ऐसा उस वक्त का दौर था। उस दौर में कौन कल्पना कर सकता है कि सावित्री देवी भी पढ़ेगी, लेकिन ज्योतिबा फुले ने तय किया, खुद दोबारा शिक्षा करने के स्कूल में गए और विद्यालय की स्थापना उस वक्त में महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना 1848 में कौन सोच सकता है। कल्पना मात्र से शेर उठते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस तरह के सामाजिक दौर में। महिला शिक्षा के उनका आग्रह और जब उन्होंने विद्यालय की शुरुआत कर दी तो विद्यालय में उनके जो मित्र कोई उच्च वर्ग से भी थे, कोई कुलीन वर्ग से भी थे, तो अध्यापन के लिए मित्रता महसूस विद्यालय में आए तो समाज की इतनी बंदिश है, इतनी प्रताड़ना कि उन्होंने विद्यालय में आना बंद कर दिया। विद्यालय में शिक्षक नहीं होगा तो विद्यालय कैसे चलेगा। ज्योतिबा फुले ने अपनी अनपढ़ धर्मपत्नी को खुद ट्रेंड किया, खुद बढ़ाया और आगे बढ़ाया। तो पहली इस हिंदुस्तान में अगर पहली ट्रेंड टीचर अगर किसी को कहा जाएगा तो वो ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को ही कहा जाएगा। इस आज के हिंदुस्तान में अगर पहला शिक्षक जिन्होंने महिला शिक्षक की अलग लगाई, जिन्होंने जाति के भेद को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने समाज में बाल विवाह पर रोक लगाने का काम किया और जिन्होंने किसान की लड़ाई लड़ने का भी काम किया और एग्रीकल्चर एक्ट तक भी सरकारों से लागू करवाया, उस महापुरुष का नाम लिया जाएगा तो उसमें एक ही नाम आएगा, ज्योतिबा फुले जवान में एक ही नाम आएगा। तो ऐसे महापुरुष की जयंती दिवस में जिनको दुनिया के सबसे ज्ञानवान व्यक्ति, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिनकी प्रतिमा लगी हुई है और जिन बाबा साहब ने देश को संविधान दिया और जिस संविधान से आज की केंद्र प्रदेश की सरकार चलती है, वो भी जिनको अपना गुरु मानते थे, ऐसे ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन पे हाथ बैठे। तो निश्चित तौर पर हमें आज संकल्प लेके जाना होगा कि पार्टी ने जो हमसे अपेक्षा की है कि समाज में जातियों के भेद को मिटाना है। बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का तो सपना था कि इस हिंदुस्तान को जोड़ना है तो जातियां तोड़नी पड़ेगी, जातियों के बंधन और आग्रह को तोड़ना पड़ेगा। गुरु जम्पेश्वर भगवान ने कहा उत्तम कुली में उत्तम न होगा, कारण किया सर किसी उच्च वर्ग में पैदा हो जाने से कोई चुनी हो जाता। आदमी की महत्ता उसके काम से जानी जाती है और आज देश की पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी ने, देश के नेता ने अगर समझा है, आज मोदी जी का मान और सम्मान दुनिया भर में है, आज देश का मान और सम्मान दुनिया भर में है, तो वो आपकी ताकत के भरोसे है, इस ओबीसी के समाज की ताकत के भरोसे पे आज दुनिया में स्किल इंडिया का नारा तो देश के प्रधानमंत्री देते हैं, तो किसके भरोसे देते हैं? सक्षम भारत, हुनरमंद भारत। आज स्किल इंडिया का नारा इन हुनरमंद हाथों के भरोसे दे सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहता है कि हमारा भारत आगे बढ़ेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, तो किसके भरोसे करेगा? इन हुनरमंद हाथों के भरोसे करेगा। ये हमारा सरकार भाई, ये हमारा सुपार भाई, ये हमारा जंगी भाई, ये हमारा खाती भाई, ये हमारा सेठ भाई, जो हाथों में कुमार भाई, कुमकार भाई, जिनके हाथों में
उन हुनरमंद हाथियों के भरोसे हिंदुस्तान स्किल इंडिया का सपना साकार होगा और हिंदुस्तान मजबूत होगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला होगा तो आप की ताकत से होगा, ऐसे समाज की ताकत में ही होगा। ये हमारी मजबूत ताकत है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, स्वामी जी अभी तो कोरोना काल आया, कोरोना काल आया, 2 वर्ष तक छोटे से वायरस ने हमको ताने में बंद कर दिया, लॉकडाउन लग गया। जो प्रदेशों में थे, दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में थे, वो सब घर की तरफ लौटने लगे, भागने लगे। साधनों की व्यवस्था नहीं तो पैदल भी चल पड़े, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल भी चल पड़े। ऐसी परिस्थितियों में मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मेरे लोग का, कि हमने जो टेस्ट कराई 10 लोगों की, दिन रात हमने फोन सुना, छोटे से समय में 21,000 लोगों को हमने सुना। नौका में 21,000 प्रवासी जो बाहर मजदूरी करते थे, व्यापार करते थे, काम करते थे, वो सब लोग नौका में घर पर लौट गए। 21,000 लोग आए और उन 21,000 में लोग क्या करते थे? कोई सुधार का कारपेंटरी का काम कर रहा था, कोई मार्बल का काम कर रहा था, कोई लकड़ी का काम कर रहा था, कोई कुमार साथी। ये सब लोग जिनके हाथों में हुनर था, वो अपनी रोजी रोटी के लिए उस भविष्य में जा, कोई सिंचाई का साधन नहीं, तब कोई नहर नहीं लगती, सिर्फ बारह नहीं लगती है, तो भगवान बरसेगा तो एक फसल हो जाएगी, बाद में मोट हो जाएगा, तो साल भर का अन्न का जुगाड़ हो जाएगा। उन परिस्थितियों में ना पानी पीने का नहीं है, वहां आज हर खेत में, हर गाड़ी में पक्का मकान है, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है और सब बहुत आराम से रहते हैं, तरीके से रहते हैं। एक संपन्नता, एक प्रॉस्पेरिटी आई है। तो हमारे नौजवानों में वो बात आई है कि हुनरमंद हाथों ने जो नेतृत्व किया, आज हमारे यहाँ के परिवार तो इंटीरियर इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं और आज हम विधानसभा में बैठते हैं, आपके नियाजी लोकसभा में बैठते हैं और देश के प्रधानमंत्री नई संसद बना रहे हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा, उस नई संसद को बनाने में, उसको सजाने संवारने में, ढांचा खड़ा करने में तो टाका ने किया है, लेकिन उसको सजाने संवारने का काम अंदर से कोई कर रहा है, उसको खूबसूरत बनाने का काम अंदर से कोई कर रहा है, तो नौका के अंदर से गुजर जाती है और उनकी अंदर से इंटीरियर करती है। और जिसमें पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाले सारे सांसद बैठा करेंगे, सारे विभाग होंगे वहां, जहां से पूरा हिंदुस्तान चलेगा। तो ऐसी ये सारी काबिलियत उन हुनरमंद हाथों की, जो एक एक व्यक्ति आगे बढ़ा, संघर्ष किया, आप हजार नौजवानों को काम देता है। इस नौजवान जो पढ़ता है, करवाई जो आगे बढ़ती है, इनको सही समय पर रोजगार नहीं मिलेगा तो इस देश की क्या स्थिति होगी? सरकारों के पास कितना रोजगार है? बहुत सी संख्या में सरकारी रोजगार है, कहाँ सरकारी नौकरियां हैं? जब तक हुनरमंद हाथ आगे नहीं बढ़ेंगे, इनको मौका नहीं मिलेगा, तब तक रोजगार की समस्या भी देश से मिट नहीं पाएगी। और ये रोजगार नौजवानों को मिलेगा तो इन्हीं हुनरमंद हाथों, जो ओबीसी समाज के लोग हमारा नेतृत्व करते हैं, उन्हीं की काबिलियत के भरोसे हजारों हजार लाखों रोजगार का सृजन होता है और रोजगार मिलता है। तो कितनी बड़ी ताकत इस ओबीसी समाज में है, इस बात को हमें समझना होगा। आज श्री स्वामी जी ने जो बात की कि हमारी जो बात है, ओबीसी की जो पीड़ा है, उनको सदन में भी हमने उठाने का काम किया है। राजस्थान में 21% ओबीसी का आरक्षण, देश की मोदी जी सरकार ने उसको 27% कर दिया। हमारी राजस्थान की सरकार से भी लगातार मांग है कि इस दायरे को बढ़ा के राजस्थान में भी 27% किया जाए और 27% के साथ साथ राजस्थान में पहला व्यक्ति था जिसने सरकार से ये मांग की कि ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 किया जाए और 27 में भी ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया जाए, ओबीसी का वर्गीकरण किया जाए, ताकि मूल ओबीसी की जातियों को उचित ताकत मिल सके, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ये सबको साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री का ध्येय वाक्य है। और इसी में जो सारी बातें, जो कुछ भी विसंगतियां जो अभी आई हमारे सामने, कि कोई बहू बाहर से हमारे घर में आई है, किसी दूसरे प्रदेश की है, तो उसको वहां से पूछना पड़ेगा वो किसी की जाति में, वो किसी सूची में है कि नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 101वां संशोधन किया संविधान का, उसमें ओबीसी मोर्चे को ताकत दे दी। ओबीसी जो पहले मोर्चे को हुआ करता था, उसको आयोग का दर्जा देते थे। कौन कल्पना कभी 70 वर्षों में इस बात को किसी ने सोचा? इतनी बड़ी आबादी को प्रतिनिधित्व देना है एससी आयोग का, एसटी आयोग का, लेकिन ओबीसी आयोग नहीं। एससी एसटी के किसी भी भाई पे प्रताड़ना हो देश में किसी कोने में, तो अपनी बात एससी आयोग में
एसडी आयोग को कलेक्टर को बुला के पैसे लेने का अधिकार है, एसपी को बुला के पैसे लेने का अधिकार है, स्वतंत्र जांच करने का अधिकार है, उसको कोर्ट की पावर है, वो फैसला सुना सकता है, दंडित कर सकता है, सजा दे सकता है, संवैधानिक दर्जा है उसको। लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है कि ओबीसी को भी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम देश के एक संविधान से नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने। आज ओबीसी के किसी काम का साथी पे, हुनरमंद साथी पे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई एट्रोसिटी हो जाए तो अपनी बात अपनी शिकायत अपने आयोग को कर सकता है, और वो आयोग वहाँ के एसपी से, वहाँ के कलेक्टर से, वहाँ की सरकार से जवाब तलब कर सकता है और उसको मदद पहुंचा सकता है, उस भाई को मदद कर सकता है। इतनी ताकत हमारे आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गई। 127वां संशोधन देश की सरकार ने किया। 127वें संशोधन में सरकार ने कह दिया कि पहले तो ओबीसी की कोई जातीय सूची में शामिल होनी है तो केंद्र तय करेगा, पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 127वां संशोधन करते हुए तय कर दिया कि अगर कोई ओबीसी की जाति की सूची में शामिल होने लायक है तो केंद्र नहीं, राज्य की सरकार भी उसको सूची में शामिल कर सकती है। ये अधिकार राज्यों को दिए। आज केंद्र में मोदी जी के साथ 27 ओबीसी के मंत्री हैं, कोई कल्पना कर सकता था? मैं छोटी जातियों के जिनका नाम भी नहीं जानते, वो जो बहुत विकास में पीछे छूट रही है, उन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए 27 ओबीसी के मंत्री नरेंद्र भाई की कैबिनेट में है। तो ये हमारा मान सम्मान है, ये ओबीसी का मान सम्मान है, ये नेतृत्व करता आप है, आपका मान सम्मान है, और इसलिए इंडिया की ताकत आप है, ओबीसी का समाज हमारी ताकत है। इन दो बात हमारा राजा 21 से 27 होना चाहिए, कैटेगराइजेशन होना चाहिए। हमारी कोई बहू आए दूसरे प्रदेश आए तो उसको वहां से पीछे से क्यों पूछा जाए, क्यों पिता की आय से पूछा जाए, पति की आय से होना चाहिए। इन सारी बातों को तो श्री स्वामी ने याद रखी, ये हमारे कहने में भी है। और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जब आगे मोर्चा लोगे ना नवंबर-दिसंबर में, कांग्रेस से मोर्चा लेना है ना नवंबर-दिसंबर में पूरी ताकत के साथ। और बेटी जी ने कहा कि पता नहीं मोर्चा पहले भी लेना पड़ सकता है कांग्रेस की स्थिति देखते हुए, तो इस मोर्चे के लिए मोर्चा हरदम तैयार है। और जब हम इस मोर्चे में जाएंगे, हमारा मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, तो ये सारी बातें जो ओबीसी की एंट्री है, जो संशोधन हमें करना है, हमारे मैनिफेस्टो में भी शामिल करवाएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो लागू भी करवाएंगे। ये भी आज इस से हमसे बात है। ये देश के प्रधानमंत्री की सोच थी, केंद्र की सरकार की सोच थी, फ्री मिलेगा, नौकरी मिलेगी, विसंगतियों को दूर करने का काम किया, 6 लाख की सीमा को बढ़ा के 8 लाख करने का काम किया, और भी जो विसंगतियां हैं उन सबको सुधारने का प्रयास भी हमारी पार्टी की सरकार केंद्र की कर रही है। और प्रदेश में निश्चित तौर पर इन कांग्रेसियों ने देश का प्रदेश का जो हाल खराब किया है। भाई बलवीर लुथरा जी, आपके संघर्ष हर बात को विधानसभा में उठाते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार जब फसल खराबे की बात आई, जब पाला पड़ गया फसलों पे, और बहुत अरसे बाद आपने इतने बड़े रकबे में सरसों की बिजाई हुई, पाले से सरसों को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद स्पेशल गिरदावरी की हमने मांग की, तो सरकार ने गिरदावरी का आदेश निकाला, लेकिन गिरदावरी में भी पक्षपात। अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है तो गिरदावरी 33% से भी नीचे खड़ा हुआ है। अगर कहीं कांग्रेस का विधायक है, सत्ता पार्टी का विधायक, उसको समर्थन देने वाला विधायक है, तो वहाँ 55-60% भी खड़ा हुआ है। तो ये जो विसंगति सरकार ने गिरदावरी में की है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और आने वाले इस महीने के अंत में जब आप सब लोग मिलकर जिला स्तर पे घेराव का आंदोलन करेंगे, तो हजारों की संख्या में आपको गांव चौपाल से आना है, सरकार के कान में इतना बड़ा हुंकार भरना है कि सरकार अपना मैदान, अपना रास्ता छोड़ के भाग जाए, जब वो गलती छोड़ के भाग जाए। तो इस सरकार ने जो नुकसान किया है, उसके बाद ओलावृष्टि, उसकी बाद अतिवृष्टि हुई, खेतों में बड़ी आपने सरसों निकाली, बड़ी फसलें खराब हो गई, निकालने से पहले खराब हो गई। तो ऐसी सरकार ने जो किसान का नुकसान किया है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। और किसान की लड़ाई आदरणीय ज्योतिबा फुले 19वीं शताब्दी में लड़ते थे, एग्रीकल्चर एक्ट उन्होंने तब की सरकारों से पास करवाया। तो इस महापुरुष के जयंती दिन पर हम सबको किसी मोर्चे के साथ जो संकल्प लेके जाना है, ताकत के साथ उठना है, एक हुंकार के साथ उठना है कि राजनगर का आज सातों ओबीसी मोर्चे के मंडलाध्यक्ष हम बैठे हैं, जिले के ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारी हम बैठे हैं, हमारे हरावादस्ते के नेतृत्व आप बैठे हैं, और ऐसा सम्मानित और मजबूत मंच यहाँ बैठा है जो राजनगर की धरती, श्रीगंगानगर की धरती, मैं दावे के साथ कह सकता
हूं कि जिस जिले का प्रभार का दायित्व मेरे पास पार्टी ने दिया है वो जिला तो राजस्थान के अब तो 19 जिले बना दिए, गिनती बहुत बड़ी होगी राजस्थान के जिलों की, लेकिन जितने भी जिले राजस्थान में हैं उन सब में अगर कोई जिला, कोई तहसील, कोई गांव मार्कस ज्योतिबा फूले के सही मायने में उनकी नीतियों को मानता है, सही मायने में जाति के भेद को मिटाने का काम करता है, सही मायने में सबको साथ लेकर चलने का काम करता है, सही मायने में भाईचारे से अपना जीवन जीता है, अपने दलित दूसरे भाई को साथ लेके मदद के हाथ लेके जिनके लिए चलता है, तो ऐसा जिला राजस्थान में अगर एक नंबर पे ढूंढोगे तो उसका नाम श्रीगंगानगर होगा। ऐसा कैसी नगर में ढूंढोगे तो राजनगर होगा, जहाँ कोई जाति का भेद नहीं, कहीं जाति के आगे नहीं, कहीं दुरागे नहीं, सब एक है, सब साथ है। तो ये सब पूरे राजस्थान को, पूरे देश को कई ऐसी बातें हैं, कई भेद है, कई अलग बात है, तो गंगानगर से सीखना चाहिए। चाहे इस तरह की बातों के लिए कोई स्थान नहीं है, सब एक है और पूरा श्रीगंगानगर के लिए अपनी बात के लिए लड़ते हैं। आप सब साथियों ओबीसी के इस मोर्चे के पूरे पदाधिकारियों को, आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब आए और एक संकल्प के साथ यहाँ जाएंगे कि अब जो मोर्चा हमें इस कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ ले रहा है और आने वाले 24 में मोदी जी को तीसरी बार देश की गद्दी पे बिठाना है और दुनिया में हिंदुस्तान का नेतृत्व करना है, तो इस मोर्चा की पूरी पार्टी पूरी ताकत के साथ लगेगी और अपनी ताकत को सिद्ध करके बताएंगे, तीसरी बार मोदी जी को बनाएंगे।